Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta, and as we started our subject Social Pharmacy Unit 2nd, Preventive Healthcare and Role of the Pharmacist in the Prevention of Different Diseases and Disorders in the General Healthcare System. Chapter number 4. सो हमने स्टार्ट किया था हमारा सब्जेक्ट सोशल फार्मेसी और उसकी सेकेंड यूनिट को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर अभी तक हमने 3 लेक्चर्स कंप्लीट किए, जहाँ पर हमने क्या क्या देख लिया। हमने डेमोग्राफी के बारे में देखा, ठीक है, हमने वैक्सीनेशन के बारे में देखा, इम्यूनाइजेशन के बारे में देखा। अब हम इसी के अंदर फर्दर कंटिन्यू करते हुए डिफरेंट रिमेनिंग पार्ट्स को कंप्लीट करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो बहुत ही कॉमन है और आप लोगों ने सब जानते हो उसके बारे में, सब कुछ आपको पता है, वो है पोल्यूशन। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं पोल्यूशन क्या है, क्यों है, किस वजह से हो रहा है, कैसे खत्म करना है। तो इसी पोल्यूशन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है पोल्यूशन। क्या होता है पोल्यूशन? एनी एनवायरमेंटल और नेचुरल डिस्टर्बेंस विच इज क्रिएटेड बाय द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल रिसोर्सेज आर कॉल्ड एज पोल्यूशन। And pollution is any undesirable change in the physical, chemical or biological characteristics of land, air, water or soil. The agents that bring about such undesirable changes is called as pollutants. In order to control the environmental pollution, the Government of India has passed the Environment Protection Act 1986 to protect and improve the quality of our environment, that is air, water and soil. क्या बोल रहे हैं पोल्यूशन के बारे में कि पोल्यूशन क्या है? कि अगर किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर क्या होता है, नेचुरल डिस्टर्बेंस होता है। एनवायरनमेंट के अंदर क्या होता है, नेचुरल डिस्टर्बेंस होता है। किसकी वजह से? किसी भी फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल रिसोर्सेज की वजह से एनवायरनमेंट में कोई भी डिस्टर्बेंस होता है, कोई भी चेंज होता है, कोई भी परिवर्तन होता है, तो उसको क्या बोला जाता है? पोल्यूशन बोला जाता है। तो इस तरीके से पोल्यूशन क्या है? पोल्यूशन एक अनडिजायरेबल चेंज है। पोल्यूशन क्या है? एक अनडिजायरेबल चेंज है, ऐसा चेंज है जो हम नहीं चाहते हैं। पोल्यूशन एक अनडिजायरेबल चेंज है किसके अंदर? फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर, कि किसी भी एयर यानी कि जमीन, सॉरी एयर यानी कि हवा, लैंड यानी कि जमीन, वाटर यानी कि पानी और सॉइल यानी कि मिट्टी के अंदर अगर कोई भी फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, कोई अनडिजायरेबल चेंजेस आते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? पोल्यूशन बोला जाता है। एंड द एजेंट्स दैट ब्रिंग अबाउट सच चेंजेस, और जो ये अनडिजायरेबल चेंज करते हैं, जो ये अनडिजायरेबल चेंजेस लाते हैं, उनको क्या बोला जाता है? पोल्यूटेंट्स बोला जाता है। तो इस तरीके से एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 दिया है, जो क्या करता है? हमारे एनवायरनमेंट की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है और एनवायरनमेंट को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि हमारे नेचुरल जो सोर्सेस हैं, यानी कि एयर, वाटर, लैंड और सॉइल है, इसके अंदर कोई भी अगर फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कोई भी अनडिजायरेबल चेंज आता है, तो उसको किसमें कंसिडर किया जाता है? पोल्यूशन में कंसिडर किया जाता है। और जो ये पोल्यूशन करते हैं उनको पोल्यूटेड बोला जाता है। और इन पोल्यूशन को खत्म करने के लिए, इसको होने से रोकने के लिए, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। अब ये पोल्यूशन कौन कौन से टाइप के होते हैं? तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, जिस सोर्स में ये पोल्यूशन हो रहा है उस बेसिस पर पोल्यूशन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कि वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन। अलग अलग टाइप के पोल्यूशन होते हैं, जैसे कि वाटर पोल्यूशन जो पानी खराब हुआ है, नॉइज पोल्यूशन जो आवाज़ का पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन हवा में अगर कोई डिस्टर्बेंस है, प्लास्टिक पोल्यूशन प्लास्टिक्स की वजह से जो हो रहा है, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की वजह से होता है, और सॉइल पोल्यूशन जिसको बोलते हैं मृदा, मृदा यानी मिट्टी, मिट्टी में जो डिस्टर्बेंस हो रहा है, मिट्टी की क्वालिटी डिस्टर्ब हो रही है, तो ये सभी किस में आते हैं? पोल्यूशंस के टाइप में आते हैं। आप देख सकते हैं जैसे चिमनियों का धुआं एयर को पोल्यूट कर रहा है,
ठीक है। ये नालियों नदियों के अंदर गंदा नालियों का पानी डाला जा रहा है तो पानी गंदा हो रहा है। यहाँ प्लास्टिक क्या कर रहा है, इस सॉइल को गंदा कर रहा है। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हम एक एक पोल्यूशन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, वाटर पोल्यूशन की, यानी कि पानी को कौन गंदा कर रहा है और कैसे हमको इसको साफ करना है। तो देखो कि any undesirable changes in the water properties by the physical, chemical and biological method is called as water pollution। ठीक है, अगर पानी की जो प्रॉपर्टीज है उसके अंदर कोई भी अनडिजायरेबल चेंजेस आते हैं, ठीक है, किसके थ्रू, फिजिकल मेथड के थ्रू, केमिकल मेथड के थ्रू और बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू, तो उसे क्या बोला जाता है, वाटर पोल्यूशन बोला जाता है। ठीक है, वाटर की प्रॉपर्टीज में किसी भी तरीके का फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू हुआ कोई भी अनडिजायरेबल चेंज क्या कहलाता है, वाटर पोल्यूशन कहलाता है। Human beings have been abusing the water bodies around the world by disposing them all kinds of waste. Due to such activities of humankind, the ponds, lakes, streams, river, estuaries, oceans and are become polluted in the several parts of the world। ह्यूमन बीइंग क्या कर रहा है, ह्यूमन बीइंग अब्यूज कर रहा है किसको, वाटर बॉडीज को। वाटर बॉडीज मतलब जैसे कि नदियाँ, झीलें जो रहती हैं, उन पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी वाटर बॉडीज है जिनसे वाटर फ्लो होता है उनका अब्यूज कर रहा है, मतलब उनको खराब कर रहा है। कैसे, उनके अंदर कोई भी किसी भी तरीके का वेस्ट डाल करके, कचरा डाल करके उनको क्या कर रहा है, खराब कर रहा है। और इन एक्टिविटीज की वजह से, ह्यूमन की इन एक्टिविटीज की वजह से जो पॉन्ड्स हैं, नदियाँ, नदी, तालाब, झरने, समुद्र, ये सभी क्या हो रहे हैं, पल्यूट हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं। वर्ल्ड के पूरे विश्व के अलग अलग भागों के अंदर क्या हो रहा है, पानी जो है खराब हो रहा है, वाटर जो है वो पल्यूट हो रहा है। एंड रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग द क्लीननेस ऑफ वाटर बॉडीज, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पास्ड द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 टू सेफगार्ड आवर वाटर रिसोर्सेज। और पानी की जो, जिनमें पानी बहता है, जो भी वाटर बॉडीज हैं, वाटर बॉडीज मतलब नदियाँ, नदी, तालाब, झरने, झीलें, समुद्र, ये सब क्या है, वाटर बॉडीज। इन वाटर बॉडीज की क्लीननेस के मेंटेनेंस को ध्यान में रखते हुए कि इनको साफ रखना कितना ज़रूरी है, इस बात को रियलाइज करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 दिया है, वाटर रिसोर्सेज को सेफगार्ड करने के लिए, वाटर रिसोर्सेज को बचाने के लिए। सो द प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर आल्सो causes excessive growth of plankton, that is free floating algae, which is called as algae bloom, which imparts a distinct color to the water bodies। अब क्या होता है कि जो हमारा वाटर होता है, पानी होता है, उसके अंदर जब न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट काफ़ी एक्सेस अमाउंट, लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तो वो क्या करता है, प्लैंकटन्स की एक्सेसिव ग्रोथ करवाता है, यानी कि उसके अंदर जो फ्री फ्लोइंग एल्गीज होती हैं, प्लैंकटन होते हैं, वो ग्रोथ करने लग जाते हैं। अगर नॉर्मल लैंग्वेज में कहूँ तो काई जम जाती है। अगर ज़्यादा और न्यूट्रिएंट्स होंगे, ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा, तो उसको खाने के लिए क्या हो जाएगी, वहाँ धीरे धीरे एल्गीज जमा हो जाएगी और इसी को क्या बोला जाता है, एल्गी ब्लूम बोला जाता है, जो कि वाटर बॉडीज के अंदर जो एक डिस्टिंक्ट कलर देती है। इसकी वजह से काई की जम जाती तो हरा हरा कलर का दिखने लग जाता ना पानी, तो वही बोल रहे हैं कि जिसकी वजह से वाटर बॉडीज जो है स्पेसिफिक कलर में दिखने लगती है और उसमें से स्मेल भी आने लगती है। एल्गी ब्लूम डिटोरिएट्स द वाटर क्वालिटी and fish mortality. Some bloom forming algae are extremely toxic to the human being and animals। ठीक है, एल्गी ब्लूम क्या करता है, एल्गी ब्लूम जो है वाटर की, पानी की क्वालिटी को क्या करता है, डिटोरिएट कर देता है, खराब कर देता है, और फिश की मोर्टेलिटी करता है, मतलब मछलियाँ मर जाती है। अगर एल्गी ब्लूम होगा तो पानी की क्वालिटी खराब होगी और मछलियाँ मर जाएंगी। और कुछ जो एल्गी ब्लूम होते हैं, कुछ जो एल्गी ब्लूम करने वाली एल्गी होती है, वो ह्यूमन बींग्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होती है, हार्मफुल होती है। ठीक है, तो ये क्या करती है, सभी वाटर पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। देखो इस तरीके से कचरा डाल रखा है पानी के अंदर,
क्या कर रहा है, ये वाटर को पल्यूट कर रहा है, खराब कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन कौन करता है, कौन पानी को खराब करता है? तो अलग अलग जगह से कचरा आ रहा है पानी के अंदर जो उसे खराब करता है। जैसे कि फर्स्ट है आपके हाउस होल्ड वेस्ट, घर से निकला हुआ कचरा। Household waste are the one of the sources which contaminate or pollute the water. Waste water contain like vegetable peels, rotten material and other food waste. Second है, industry is one of the source of water pollution by draining the waste material into the river or in the water sources. पहला तो है घर से निकला हुआ कचरा। सबसे मेन जो कचरा है, सबसे बड़ा रीजन जो है वो है कि घर से जो कचरा निकलता है ना उसको भी नदियों में डाल देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, पानी जो है वो क्या हो जाता है, कंटामिनेट हो जाता है, पल्यूट हो जाता है। इस वेस्ट के अंदर क्या क्या आते हैं, घर से निकले हुए वेस्ट के अंदर आते हैं जैसे कि वेजिटेबल पील्स यानी कि सब्जियों के छिलके, रोटन मटीरियल खराब सड़ा हुआ खाना, और अदर फूड वेस्ट और अलग अलग खाने का वेस्टेज मटेरियल। ये क्या करते हैं, जब इनको पानी में फेंक दिया जाता है तो ये क्या करते हैं, पानी को खराब कर देते हैं। सेकेंड है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री जो है वो भी इंडस्ट्री से निकला हुआ जो गंदा पानी है वो भी क्या है, वाटर पोल्यूशन का एक मेजर सोर्स है। जो क्या करता है कि जो उसका वेस्ट मटेरियल होता है उस वेस्ट मटेरियल को ड्रेन कर देता है, मतलब कि डाल देता है किसके अंदर, रिवर के अंदर, नदियों के अंदर और वाटर रिसोर्सेज के अंदर, पानी के अंदर। तो वाटर रिसोर्सेज के अंदर, रिवर के अंदर वेस्ट मटेरियल को ड्रेन कर देता है और इंडस्ट्रीज का गंदा पानी, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। थर्ड है अपने केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स आर आल्सो पोल्यूटेड द वाटर। जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो खेतों में जो फर्टिलाइजर डाले जाते हैं फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, सब्जियों में न्यूट्रिएंट्स के अमाउंट को बढ़ाने के लिए, तो जो केमिकल फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं, पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए, वो भी क्या करते हैं, वाटर को पोल्यूट करते हैं, पानी को खराब करते हैं, पानी को गंदा करते हैं। पता है कैसे? जैसे आपने खेती करी तो उसमें आपने ये डाले फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, फिर आपने डाला वहां पे पानी। ठीक है, या बारिश का पानी भी हो सकता है, बारिश से भी बहुत ज्यादा पानी आ गया, या आपने कई बार गलती से पानी चला छोड़ दिया, तो जब वो एक्सेस पानी सॉइल वो ग्रैंड कर सकती होगी उतना, तो सॉइल अब्जॉर्ब कर लेगी। जो एक्सेस होगा वो निकलेगा और निकल करके उन खेतों में से कहाँ जाएगा, आपके नदी नालों में आ जाएगा, और वो नदी नालों से नदियों में चला जाएगा। तो उस नदी नालों जो ये क्या होता है, ये जो केमिकल रहता है ये वाटर के साथ सोल्यूबलाइज होकर के इस पानी के अंदर आ जाता है और फिर ये नदी नालों में चला जाता है, जिसकी वजह से भी हमारी नदी नाले क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। नेक्स्ट है एक्सीडेंटल ऑयल लीकेज इज ऑल्सो कंटामिनेटिंग द वाटर। कभी कभी आपने देखा होगा कि मोस्टली ब्रिजेस वगैरह के ऊपर से जब कोई भी जो ऑयल ले जाने वाले टैंकर्स होते हैं, ट्रक होते हैं, वो पलट जाते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, जब एक्सीडेंटली ये सब होता है तो जैसे उसमें ऑयल भरा है तो वो ऑयल कहाँ चला जाएगा, उस मोस्टली, और आपने देखा होगा तो ब्रिजेस वगैरह के ऊपर सब जब चलते हैं ना ट्रक, तभी सबसे ज्यादा पलटने के चांसेस होते हैं। तो यही बोल रहे हैं कि जब ऐसे ब्रिज वगैरह के ऊपर से जा रहे होते हैं आपकी कोई ट्रक वगैरह, तो वो सारा उलट जाता है, उलट जाता है तो क्या होता है, वो सारा जो तेल होता है, ऑयल होता है, वो कहाँ आ जाता है, उस नदी के अंदर आ जाता है और उस नदी के थ्रू उस पूरी नदी को गंदा कर देता है। तो इस तरीके से एक्सीडेंटली जो ऑयल लीकेज होता है वो भी वाटर को कंटामिनेट करता है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है एसिडिक रेन इज ऑल्सो वन ऑफ द सोर्स विच कोजेज द वाटर पोल्यूशन। एसिडिक रेन क्या होता है, देखो जैसे अपने एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट में एयर है, एयर में डिफरेंट गैसेज हैं। अब यहाँ पे क्या गैसेज है, अपने CO2 भी प्रेजेंट है, ठीक है, NO2 भी प्रेजेंट है, सल्फ्यूरिक एसिड भी, सॉरी SO2 भी प्रेजेंट है। अब जब रेन बनने का मतलब वेपराइजेशन होता है, इन नदी नालों से वेपराइजेशन होता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ नदी नालों का जो पानी है वो वेपराइज होकर के ऊपर जाता है बादलों के अंदर, और साथ में जाता है एयर में प्रेजेंट ये CO2, NO2 और SO2। और ये कहाँ से आया है, ये एयर में प्रेजेंट एयर पोल्यूटेंट होते हैं, ये एयर पोल्यूशन के अंदर आता है कि एनवायरमेंट में हमारे एक्सेस अमाउंट में CO2, NO2 और SO2 प्रेजेंट है। तो जब ये किसके साथ मिलते हैं, वाटर के साथ मिलते हैं, तो CO2 वाटर के साथ मिलकर क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है। NO2 वाटर के साथ मिलकर क्या बनाता है, नाइट्रिक एसिड बना लेता है। और SO2 वाटर के साथ मिलकर क्या बना लेता है, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है। ये क्या है आपके एसिडिक।
ठीक है, ये क्या है, एसिड्स है। जब बारिश होती है, जब रेन होती है, तो साथ में ये एसिड्स भी उनके साथ गिरते हैं बारिश के साथ, तो उसी को क्या बोला जाता है, एसिडिक रेन बोला जाता है। और अगेन ये गिरते हैं तो ये एक तो सॉइल में जाएंगे तो सॉइल पोल्यूशन करेंगे, वाटर में जाएंगे, जब नदियों में जाएंगे ये गिर करके तो वाटर पोल्यूशन करेंगे। तो इस तरीके से ये बहुत ही हार्मफुल है, क्या, एसिडिक रेन। तो किसकी वजह से हुई है, एयर में प्रेजेंट जो ये हार्मफुल सब्सटेंस है NO2 SO2, इसकी प्रेजेंस की वजह से हुई है। और ये कहाँ से आए हैं, क्या है, इंडस्ट्रीज के धुएं से। तो ये बोल रहे हैं कि एसिडिक रेन जो है वो भी एक मेजर कोज है वाटर पोल्यूशन का। नेक्स्ट है सम ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक द क्लोथ क्लीनिंग, एनिमल बाथ इन रिवर आर द वाटर सोर्सेज आर ऑल्सो कोजेज द पोल्यूशन। कुछ ह्यूमन की एक्टिविटीज जैसे कि कपड़े धोना, नदी के अंदर, नदी में कपड़े धोना, नदियों में जानवरों को नहलाना, ये सब क्या करते हैं, ये सभी पानी को पोल्यूट करते हैं, गंदा करते हैं। और लास्ट है आपके कि हाई अमाउंट ऑफ यूजेस ऑफ डिटर्जेंट्स एंड सोप्स ऑल्सो कंटामिनेट द वाटर। कपड़े धोगे आप, इवन घर पे भी धो रहे हो, मान लो कपड़े धोगे साबुन से, डिटर्जेंट से, ठीक है, धोया वो पानी को ड्रेन कर दोगे, है ना, वो नदी नालों से निकल के कहाँ जाएगा, आपकी नदियों में जाएगा। और नदियों में डिटर्जेंट का अमाउंट बढ़ेगा, साबुन का जो अमाउंट बढ़ेगा, तो ये भी क्या करेंगे, वाटर पोल्यूशन करेंगे। ये सब सारी चीजें हैं, हाउस होल्ड वेस्ट, इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, ऑयल लीकेज, एसिडिक रेन, क्लोथ क्लीनिंग, एनिमल बाथिंग, ये सब क्या करते हैं, वाटर पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, अब एक तो नदी नाले का पानी खराब होना और एक क्या होना, ग्राउंड वाटर का खराब होना। ग्राउंड वाटर यानी कि जमीन के अंदर का पानी जो हम पीते हैं ना, स्पेसिफिकली जो पानी हम पीते हैं, दो ही पानी हम पीते हैं, तो जमीन के अंदर वाला और एक नदी नालों वाला, मतलब नदियों वाला, नालों वाला नहीं, नदियों वाला। ठीक है, तो दो ही वाटर सबसे ज्यादा कंज्यूम किए जाते हैं। तो ग्राउंड वाटर कैसे खराब होता है, देखो कि स्टोरेज टैंक से जैसे ये ऑयल लीकेज हो गया, ठीक है, या फिर आपके फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स है वो यहाँ से सॉइल में चले गए, तो यहाँ पे ग्राउंड फ्लो जो है, ये देखो यहाँ से होता हुआ ये ग्राउंड फ्लो के अंदर ये सॉल्वेंट अंदर एंटर कर रहे हैं। इसकी वजह से जो अंदर जमीन के अंदर का पानी, उसके अंदर भी ये केमिकल्स जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, लीच आउट होकर के जमीन के अंदर जाकर के जमीन के अंदर के पानी को भी खराब कर रहे हैं। इस तरीके से ग्राउंड वाटर खराब होता है। अब इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, वाटर पोल्यूशन का क्या इफेक्ट है, कौन कौन सी वाटर बॉर्न डिजीजेज होती हैं और इसका हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन हेल्थ ऑफ वाटर पोल्यूशन और वाटर बॉर्न डिजीजेज। तो फर्स्ट है इसके अंदर, polluted water causes the metabolic defect in the body and produce the many diseases such as gastroenteritis, diarrhea, cholera, dysentery. And polluted water also affect the brain activity and can cause the brain related severe problems. ठीक है, third is many infectious disease such as transfer from one place to another through the flowing of contaminated water like typhoid, giardiasis, amoebiasis, ascariasis, and hookworm. Fourth is polluted water affects the normal growth and development and also induce the infant mortality. Fifth is polluted water can cause the impotency in male and female. Sixth is due to the pollution body are increased, so water content are low in water sources and water animal faces many problems. And last, seventh is due to the pollution, water harms many organs and poses serious problems such as kidney disease, heart disease, lung disease, etc. ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि अगर आप पोल्यूटेड वाटर पीते हो, गंदा पानी पीते हो, जो पोल्यूशन जिसमें हो रखा है, पोल्यूटेड वाटर है, तो वो क्या करता है, बॉडी के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है, उसको डिफेक्ट करता है, उसको खराब कर देता है और बहुत सारी बीमारियां करता है, जैसे कि गैस्ट्रोएंटेस्टाइटिस, यानी कि आपके स्टमक और जो आपके इंटेस्टाइन है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाएगा, उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा। सेकेंड, डायरिया, है ना, एक्सेस ऑफ स्टूल फॉर्मेशन होगा। कोलेरा, ठीक है, डिजेंट्री, तो हेजा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी बीमारियां ये करता है, मतलब कि जब आप पोल्यूटेड वाटर को पीते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म, बॉडी का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है और अलग अलग तरह की बीमारियां होती है, जैसे कि गैस्ट्रोएंटेराइटिस, डायरिया, कोलेरा, डिसेंट्री, एक्सेट्रा। ठीक है, दूसरा है कि जो पोल्यूटेड वाटर है वो हमारे ब्रेन की एक्टिविटी को भी अफेक्ट करता है और ब्रेन रिलेटेड भी सीवियर प्रॉब्लम्स करता है। थर्ड है कि जो आपकी अलग अलग इन्फेक्शियस डिजीज है वो क्या करती है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस के अंदर
जो आपकी कंटामिनेटिंग वाटर है उसके फ्लो के थ्रू अलग अलग इन्फेक्शियस डिजीज करती है। मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कंटामिनेटिंग वाटर है एक जगह का, ये नदी में गया तो ये फ्लो करते हुए दूसरी जगह भी जाएगा। तो जब ये कंटामिनेटिंग वाटर एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होता है तो उसकी वजह से भी कई सारी इन्फेक्शियस डिजीज देखने को मिलती है, जैसे कि टाइफाइड, डायरिया, अमीबियासिस। टाइफाइड मतलब तो पता है आपको, टाइफाइड होता है, जिरिडियासिस, है ना। और अमीबियासिस मतलब अमीबा का इन्फेक्शन, एस्कैरियासिस, एस्केरी जो एस्कैरिस होता है उसका इन्फेक्शन, हुकवॉर्म जो हुकवॉर्म होता है उसका इन्फेक्शन। तो ये सब यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये जो पोल्यूटेड वाटर है ये किसको इफेक्ट करते हैं? किसी भी पर्सन की नॉर्मल ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, किसी भी पर्सन की नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, और बच्चों के अंदर, इन्फेंट के अंदर मोर्टिलिटी इंड्यूस करते हैं। यानी कि बच्चों के बचपन में ही जब वो 1 साल तक का रहता है तभी उनकी डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दीज पोल्यूटेड वाटर जो है वो मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर इम्पोर्टेंसी कर सकते हैं। अगर आप खराब पानी पीते हैं तो आदमी और औरतें क्या हो सकते हैं? इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, यानी कि वो फर्दर नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस नहीं कर पाने में एबल होंगे। ठीक है। एंड ड्यू टू द पोल्यूशन, पोल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है? बीओडी इंक्रीज हो रहा है। बीओडी का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, सॉरी माय मिस्टेक, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? बीओडी। और क्योंकि बीओडी जो है पोल्यूशन की वजह से बीओडी इंक्रीज हो रहा है, तो इस वजह से वाटर सोर्सेज के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन का जो अमाउंट है, ऑक्सीजन का जो कंटेंट है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और जो वाटर एनिमल्स है वो कई सारी तरीके की प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। और ड्यू टू द पोल्यूशन, पोल्यूशन की वजह से क्या होता है? वाटर जो है वो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को हार्म करता है और सीरियस प्रॉब्लम्स कोज करता है, जैसे कि किडनी डिजीज, हार्ट डिजीज, लंग डिजीज एक्सेट्रा। तो आप देख सकते हैं कि ये पानी के अंदर देखो साल्मोनेला टाइफी यहाँ पे प्रेजेंट है, और ये क्या करता है? वाइट कोटिंग ऑन द टंग, टंग पे ये सफेदी कर देता है। ठीक है। टाइफाइड फीवर के यहाँ पे बताया, टाइफाइड फीवर में बॉडी पर रैशेज हो जाएंगे, और लीवर जो है आपका, ये स्प्लीन जो है, लीवर और स्प्लीन बड़े हो जाएंगे, और इंटेस्टाइन में क्या हो सकते हैं? अल्सर्स भी हो सकते हैं। तो ये मेजर प्रॉब्लम्स वाटर की वजह से देखने को मिलती है, वाटर खराब वाटर ड्रिंक करने की वजह से देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट है कि हम इस वाटर पोल्यूशन को कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे इसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो देखो कि द वेस्ट वाटर potable and usable by employing the wastewater treatment technologies that filter and treat the wastewater by removing the contamination such as sewage and chemicals. The 4 common ways to treat the water is: first, physical treatment; second, chemical treatment; third, biological treatment; एंड फोर्थ इज द स्लश ट्रीटमेंट। तो 4 तरीके से हम अपने वाटर को क्या कर सकते हैं? ट्रीट कर सकते हैं। क्या बोल रहे हैं कि जो वेस्ट वाटर है वो कैसा है? पोर्टेबल है, यानी कि जिसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जा सकता है। तो जो ये वेस्ट वाटर है ये पोर्टेबल है, और यहाँ पे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी को यूज करके जिससे आप वेस्ट वाटर को ट्रीट कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं, उसको फिल्टर कर सकते हैं, और वेस्ट वाटर को में से जो भी कंटामिनेट है, जो भी सीवेज का मटेरियल है, जो भी केमिकल्स है, उनको रिमूव करके क्या कर सकते हैं? उसको साफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4 कॉमन तरीके हैं जिससे वेस्ट वाटर को क्या किया जा सकता है? ट्रीट किया जा सकता है, क्लीन किया जा सकता है। इसके अंदर जो फर्स्ट मेथड है अपना वो है फिजिकल ट्रीटमेंट। फिजिकल ट्रीटमेंट क्या होता है? इन दिस मेथड आर यूज टू क्लीन द waste water processing like screening, sedimentation, skimming are used to remove the solids. No chemicals are involved in this process. The main technique of physical wastewater treatment including sedimentation, which is the process of suspending the heavy particles from the wastewater. ठीक है, फर्स्ट आप फिजिकल ट्रीटमेंट का, फिजिकल ट्रीटमेंट में क्या होगा? इस मेथड के अंदर क्या किया जाता है? जो वेस्ट वाटर होता है उस वेस्ट वाटर को क्लीन किया जाता है, साफ किया जाता है। किसके थ्रू? अलग अलग प्रोसेस के थ्रू, सच एज स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग मतलब छानना, छान करके जिसको अलग किया जा सकता है उसको स्क्रीनिंग से अलग कर लेंगे।
दूसरा होता है सेडिमेंटेशन, जिसके अंदर जो भी आपके सॉलिड मटेरियल रहेगा वो सेडिमेंट हो जाएगा, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, तो सेडिमेंट को अलग कर लेंगे। थर्ड होता है स्कीमिंग। स्कीमिंग मतलब जब ऐसे गोल गोल घुमाते हैं हम अपने लिक्विड को, तो जो लो डेंसिटी वाले होते हैं वो स्कीमिंग के थ्रू, स्कीमिंग ट्यूब के थ्रू होकर के निकल जाते हैं। तो इन सब के थ्रू क्या किया जाता है, सॉलिड को रिमूव किया जाता है, और इस प्रोसेस के अंदर कोई भी केमिकल्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ये वो मेन टेक्निक्स हैं किसकी, फिजिकल वेस्ट वाटर की। फिजिकली जो वेस्ट वाटर है उसके ट्रीटमेंट की ये मेन टेक्निक्स है, जिसके अंदर आते हैं आपके सेडिमेंटेशन। ठीक है, सेडिमेंटेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू जो वेस्ट वाटर रहता है उसमें से जो हैवी पार्टिकल जो कि सस्पेंडेड है उनको क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। तो सस्पेंड किया जाता है, सस्पेंड करके अलग किया जाता है। ठीक है, सेकेंड है अपने केमिकल ट्रीटमेंट, जिसके अंदर द यूज ऑफ केमिकल्स इन द water, chlorine and oxidizing chemical is commonly used to kill the bacteria which decomposes water by adding contaminant to it. Another oxidizing agent used for the purifying the wastewater is ozone. Neutralization is a technique where an acid and base is added to bring the water to its natural pH of 7. These chemicals prevent the bacteria from reproducing in water, thus making the water प्योर। ठीक है, केमिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो क्या होता है कि हम क्या करके केमिकल्स को यूज करके, केमिकल ट्रीटमेंट के अंदर केमिकल्स को यूज करके, किसके अंदर, जो आपके पानी है, पानी के अंदर केमिकल्स जैसे कि क्लोरीन, क्लोरीन जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग केमिकल है, इसको यूज करके क्या कर सकते हैं, बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं, जो क्या करेंगे, जो डीकम्पोज करेंगे, वाटर को डीकम्पोज करते हैं बाई एडिंग द कंटामिनेट टू इट। ठीक है, तो केमिकल ट्रीटमेंट के अंदर क्या किया जाता है, केमिकल्स को यूज किया जाता है, जैसे कि क्लोरीन को, जो कि क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग केमिकल है, और ये क्या करता है, बैक्टीरिया को किल कर देता है। तो इसकी वजह से ये बैक्टीरिया क्या कर रहे होते हैं, आपके वाटर को डीकम्पोज कर रहे होते हैं। जब इनको ऐड किया जाता है कंटामिनेटेड वाटर के अंदर, तो ये वाटर को डीकम्पोज करते हैं। ठीक है, और वाटर को क्लीन करते हैं। दूसरा जो आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो वाटर वेस्ट वाटर के प्यूरिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है, वो है क्लोरीन। पहला तो सॉरी ओजोन, पहला तो क्या है, क्लोरीन है। दूसरा क्या है, ओजोन, यानी कि O3। O3 क्या करता है, O3 डिसोशिएट हो जाता है ऑक्सीजन के अंदर, और O के अंदर रिएक्शन करता है और क्या करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, और ऑक्सीजन लिबरेट हो जाती है। तो इस तरीके से ये काम करता है। थर्ड रहता है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन वो टेक्निक है जिसके अंदर वाटर के अंदर या तो हम एसिड या बेस ऐड करेंगे। अगर एसिड वाटर का पीएच एसिडिक हो रखा है तो हम बेस ऐड करेंगे, और अगर बेसिक हो रखा है तो एसिड ऐड करेंगे, ताकि क्या हो, वहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो, और एसिड बेस के थ्रू और बेस एसिड के थ्रू न्यूट्रलाइज हो जाए, और वाटर का पीएच कितना आ जाए, 7 आ जाए, जिसकी वजह से बैक्टीरिया वहाँ पे ग्रोथ ना कर पाए, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस ना कर पाए, और पानी जो है वो प्योर बना रहे, पानी में और ज़्यादा कंटामिनेट का अमाउंट ना बढ़े। थर्ड है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो दिस यूज वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेस टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट in wastewater such as soap, human waste oil, food, etc. It can be divided into the 3 categories. That is, first is aerobic process, second is anaerobic process, and third is the composting. ठीक है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो ये जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, दिस यूज ये यूज करता है अलग अलग बायोलॉजिकल प्रोसेस को। ठीक है, तो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के अंदर अलग अलग बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को यूज करके जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है वेस्ट वाटर के अंदर, उसको क्या किया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है, उसको तोड़ा जाता है। जैसे कि आपके सोप है, साबुन है, ह्यूमन वेस्ट है, ऑयल है, फूड है, इनको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के थ्रू इनमें जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है उसका ब्रेक डाउन किया जाता है। इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है एरोबिक प्रोसेस, सेकेंड है एनारोबिक प्रोसेस, और थर्ड है कंपोस्टिंग प्रोसेस। एरोबिक मतलब कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराना, एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में रिएक्शन कराना, और कंपोस्टिंग मतलब कि कंपोज करना उसको। ठीक है, डीकम्पोज करना। तो एरोबिक प्रोसेस क्या है, एरोबिक प्रोसेस के अंदर द बैक्टीरिया डीकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर एंड कन्वर्ट इट इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड दैट कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट्स।
The oxygen is used in this process. Whereas in anaerobic process, here fermentation is used for fermenting the waste at a specific temperature, and oxygen is not used in the anaerobic process. Third is the composting, in which a type of aerobic process where the wastewater is treated by mixing it with the sawdust or other carbon sources. तीन प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट किया जाता है. पहला है एरोबिक प्रोसेस, जिसके अंदर ऑक्सीजन को यूज किया जाता है, और ऑक्सीजन को यूज करके जो बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर का ऑक्सीडाइजेशन करते हैं, उसको डीकम्पोज करते हैं और उसको CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट करते हैं, जिसको प्लांट्स के थ्रू यूज कर लिया जाता है. सेकेंड होता है एनारोबिक प्रोसेस, जहाँ पे ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ऑक्सीजन को बिना यूज किए हुए वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर जो रहता है, हमारा वेस्ट जो रहता है, उसको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे क्या किया जाता है, फर्मेंटेशन किया जाता है, उसको फर्मेंट किया जाता है. ठीक है, तो उसको फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू फर्मेंट किया जाता है, उसका फर्मेंटेशन किया जाता है और उसको किसी अनदर सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जाता है. और थर्ड है आपके कंपोस्टिंग, जो कि एक टाइप का एरोबिक प्रोसेस है, जिसके अंदर जो वेस्ट वाटर होता है उसको सॉडस्ट यानी कि जो झाड़ फूस होते हैं, जो अदर ऑर्गेनिक सोर्सेज होते हैं, उनके साथ मिक्स करके ट्रीट किया जाता है. ठीक है. फोर्थ होता है स्लश ट्रीटमेंट. स्लश ट्रीटमेंट क्या होता है, इन अ सॉलिड लिक्विड सेपरेशन प्रोसेस वेयर the least possible residue moisture is required in the solid phase and the lowest possible solid particle residues are required in the separated liquid phase. स्लश ट्रीटमेंट क्या होता है, स्लश ट्रीटमेंट वो प्रोसेस है जिसके थ्रू सॉलिड्स को और लिक्विड्स को सेपरेट किया जाता है, अलग अलग किया जाता है, जिसके अंदर जो लिस्ट सबसे कम अमाउंट में जो रेसिडुअल मॉइस्चर होता है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, किसके अंदर, सॉलिड फेज के अंदर, और लोएस्ट पॉसिबल जो सॉलिड पार्टिकल रेसिड्यूज होते हैं उन वो रिक्वायर्ड होते हैं किसके लिए, एक सेपरेट लिक्विड फेज के लिए. मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, सॉलिड्स और लिक्विड्स का सेपरेशन होता है, जिसके अंदर जो रेसिड्यूज होते हैं उनके अंदर मॉइस्चर, सॉलिड फेज के अंदर थोड़ा सा रेसिड्यूज के अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, जबकि जो आपके जो लिक्विड फेज है, जो सेपरेट लिक्विड फेज है, उसके अंदर आपके मिनिमम पॉसिबल सॉलिड पार्टिकल्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जिसको अलग कर लिया जाता है. तो इन सारे चारों मेथड्स के थ्रू वाटर को प्योरीफाई किया जाता है, उसको क्लीन किया जाता है. नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर. अब हमको साफ पानी क्यों चाहिए, गंदा ही पी लो भाई, है ना. तो क्या इम्पोर्टेंस है सेफ वाटर की, तो सेफ ड्रिंकिंग वाटर इम्पोर्टेंट है. क्यों, फर्स्ट बिकॉज वाटर विच इज सुटेबल फॉर द ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर. जो पानी पीने के लायक होता है उसको पोर्टेबल वाटर बोला जाता है. And due to the use of clean and safe water, we always will be safe from the disease. जब हम साफ और शुद्ध पानी पिएंगे, साफ पानी पिएंगे, सेफ पानी पिएंगे, तभी हम बीमारियों से बचे रह सकते हैं. थर्ड है ड्यू टू द सेफ ड्रिंकिंग वाटर ड्रिंकिंग मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज परफॉर्म प्रॉपरली एंड देन यू विल ऑलवेज बी हेल्दी. अगर आप साफ पानी पीते हो तभी आपका मेटाबॉलिज्म सही से चलता है और तभी आप हेल्दी रह सकते हो. और लास्ट है कि वेन बी ऑलवेज अवे फ्रॉम द इन्फेक्शियस डिजीज एंड वाटर बोर्न डिजीज. अगर हम साफ पानी पीते हैं तभी हम जो इन्फेक्शन वाली बीमारियां होती है की वजह से जो बीमारियां जनरेट होती है, वाटर बोर्न डिजीजेज होती है, उनसे अपने आप को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं. तो ये हमारा हुआ फर्स्ट वाटर पोल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट. ठीक है. नेक्स्ट सेकंड देखेंगे हम एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन मतलब हवा में जो पोल्यूशन है उसको क्या बोला जाता है, एयर पोल्यूशन बोला जाता है. तो क्या समझते हैं हम एयर पोल्यूशन से, देखो कि वी कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम विदाउट फूड बट वी कैन नॉट सर्वाइव इवन फॉर फ्यू मिनट्स विदाउट द एयर. दिस सिंपल फैक्ट टेल्स अस हाउ इम्पोर्टेंट क्लीन एयर इज टू अस. हम जो है ना बिना खाने के फिर भी कुछ टाइम रह सकते हैं, लेकिन हम बिना हवा के कुछ मिनट, कुछ सेकंड्स भी नहीं रह सकते. तो ये हमें इस बात को बताता है कि साफ हवा हमारे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है. When air is contaminated by the unwanted substance which have a harmful effect on both the living and the non-living, it is referred to as air pollution. And this air is consist of mixture of gases.
जब जो एयर होती है वो कंटामिनेट होती है किसकी वजह से, अनवांटेड सब्सटेंस की वजह से। ठीक है, जब एयर जो है अनवांटेड सब्सटेंस जो हमें नहीं चाहिए होते हैं, जो खराब होते हैं प्रेजेंट है, जैसे कि अभी मैंने आपको एसिड रेन के बारे में बताया था, तब कहा था कि एयर के अंदर अगर NO2 SO2 जैसी गैसेस प्रेजेंट है, तो अगर ये जो है ये क्या है, अनवांटेड कंटामिनेट है। ये अनवांटेड सब्सटेंस अगर एयर में प्रेजेंट है तो ये हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर और नॉन लिविंग पर, दोनों पर ही क्या डालते हैं, हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं, और इसी को क्या बोला जाता है, एयर पोल्यूशन बोला जाता है। और इस एयर के अंदर क्या होती है, मिक्सचर ऑफ गैसेज होती हैं। So by the volume, about 78% of this mixture is nitrogen and about 21% is oxygen. The carbon dioxide, argon, methane, ozone and water vapors are also present in a very small quantities. So according to the Central Pollution Control Board CPCB, particulate size 2.5 micrometers or less in diameter, that is PM 2.5 are responsible for causing the greatest harm to the human health. ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि इस एयर के अंदर इसके वॉल्यूम में 78% तो क्या है, नाइट्रोजन गैस है, 21% क्या है, ऑक्सीजन गैस है। इसके अलावा कुछ स्मॉल क्वांटिटी के अंदर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, मीथेन यानी कि CH4, ओजोन यानी कि O3, वाटर के वेपर्स यानी कि H2O, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, ऑर्गन यानी कि AR जो है ये भी प्रेजेंट होते हैं। तो इसके लिए इसके अकॉर्डिंग सेंट्रल पोल्यूशन और कंट्रोल बोर्ड ने, CPCB ने, जो 2.5 माइक्रोमीटर के साइज के या उससे कम साइज के जो डायमीटर के पार्टिकुलेट्स हैं उनको ह्यूमन की हेल्थ के लिए क्या बताया है, हार्मफुल बताया है, क्योंकि वो इजीली क्या होते हैं, हमारे रेस्पिरेशन के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी को हार्म करते हैं, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। ये देखो इस तरीके से इंडस्ट्री से निकला हुआ धुआं जो है वो एयर में जाकर के एयर को खराब कर रहा है, पल्यूट कर रहा है। नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। कहाँ से आया है ये वाटर पोल्यूशन? तो द सबस्टेंस विच कंटामिनेट द एयर इज कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट। Sometimes such substance may come from the natural sources such as smoke and dust which is arising from the forest fire and volcanic eruption. The pollutant are also added to the atmosphere by the certain human activities. ठीक है, वो सबस्टांस जो कि क्या करते हैं, एयर को कंटामिनेट करते हैं, क्या कहलाते हैं, एयर पोल्यूटेंट कहलाते हैं। और कभी कभी ये जो सबस्टांस हैं ये कहाँ से आते हैं, नेचुरल सोर्सेज से आते हैं। जैसे कि कई बार जंगलों में आग लग जाती है या वोल्केनिक इरप्शन होता है, ज्वालामुखी फट जाता है, तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा स्मोक, धुआं और डस्ट जो है वो निकल के आते हैं और ये एयर को पल्यूट करते हैं, खराब करते हैं। साथ ही जो है वो कहाँ से आते हैं, कुछ ह्यूमन की एक्टिविटीज से भी एटमॉस्फेयर के अंदर एड ऑन होते हैं, वो भी रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, एयर पोल्यूशन के लिए। अब इसमें क्या आते हैं, द सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन आर द फैक्ट्रीज, पावर प्लांट्स, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट एंड बर्निंग ऑफ फायरवुड एंड डंग केक। ठीक है, तो एयर पोल्यूशन के क्या क्या सोर्सेज है, कहाँ से एयर पोल्यूशन होता है, जो फैक्ट्री से निकला हुआ धुआं, पावर प्लांट से निकला हुआ धुआं, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट यानी कि जो गाड़ियां हम चलाते हैं ना, दुपहिया वाहन, उनसे निकला हुआ धुआं, उनसे निकला हुआ एग्जॉस्टिक वाटर, फायरवुड लकड़ियां जलाते हैं, या डंग केक यानी कि गोबर के जो तपले होते हैं ना, थेपले, उपले उपले, उन उपलों को जब जलाते हैं तो उससे भी जो धुआं निकलता है, ये सब क्या करते हैं, एयर पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट है स्मोक। स्मोक जो है इट इज ऑल्सो एन वाटर एयर पोल्यूशन which is made up of smoke and coke. This smoke may contain oxides of nitrogen which combine with the other pollutants and coke which form smoke. The smoke causes breathing difficulties such as asthma, cough, wheezing in the children. ठीक है, स्मोक जो रहता है, स्मोक का नहीं, स्मोक जो है वो भी एयर पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये किससे मिलकर बना है, फॉग और स्मोक से मिलकर बना है। जहाँ पे जो स्मोक होता है उसके अंदर तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे कि N2O, NO, NO2 है ना, NO3, ऐसे डिफरेंट बहुत सारे अलग अलग ऑक्साइड्स होते हैं नाइट्रोजन के। तो ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, जब ये एयर में प्रेजेंट अदर पोल्यूटेंट्स के साथ कंबाइन करते हैं
ठीक है, तो क्या करते हैं, एयर पोल्यूशन करते हैं। और जो फोग है, वो फोग क्या करता है, स्मोक बनाता है। और ये स्मोक क्या करता है, ये ब्रीथिंग डिफिकल्टी जैसे कि अस्थमा, कफ, सांस लेने में घबराहट होना, विजिंग होना, ऐसे ऐसे हाफने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC विच आर यूज इन रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स, एरोसोल स्प्रे। CFC डैमेज द ओजोन लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर वेयर इज बिहेव लाइक एन एयर पोल्यूशन। ठीक है, CFC जो गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है, ये किसमें यूज होती है, रेफ्रिजरेटर्स के अंदर यानी कि फ्रिज में, एयर कंडीशनर्स में यानी AC में, और एरोसोलिक स्प्रेज में यूज होती हैं। ये CFC गैस क्या करती हैं, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो ओजोन लेयर है उसको डैमेज करती हैं और क्या करती हैं, एयर पोल्यूटेंट का काम करती है, एयर पोल्यूशन का की तरह बिहेव करती हैं। ठीक है, तो ये सारे मेजर सोर्सेज है किसके, एयर पोल्यूशन के। देखो, ये घर से निकला हुआ धुआं, फिर बैकयार्ड में जो आग लग गई है वो, वुड बर्निंग स्टोव्स, लकड़ियां जो जलाते हैं खाना बनाने के लिए, गैस पावर्ड लॉन इक्विपमेंट्स, व्हीकल्स गाड़ियां जैसे कि डीजल की गाड़ियां, पिकअप्स, कार्स, और इंडस्ट्री जैसे कि पावर प्लांट्स, इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज, ड्राई क्लीनर्स और ऑटो बॉडी शॉप्स, ये सभी क्या करते हैं, एयर पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। घर से निकला हुआ धुआं, गाड़ियों से निकला हुआ धुआं और इंडस्ट्री से निकला हुआ धुआं मेजर सोर्सेज है किसके, एयर पोल्यूशन के। ठीक है, नेक्स्ट है इस एयर पोल्यूशन का हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखो, फर्स्ट है कि एयर पोल्यूशन पोजेज अ सीरियस हेल्थ डिजीज फॉर द लॉन्ग टर्म सच एज हार्ट डिजीज, लंग कैंसर एंड रेस्पिरेटरी disease such as emphysema. Second is air pollution can also cause the long-term damage to the people's nerve, brain, kidney, liver and other organs. Sometimes it causes the birth effects. Third is the acid rain. Acidic rain is damages the monuments like the Taj Mahal. Pollutant like the sulfur dioxide and the nitrogen dioxide gases react with the water vapors present in the atmosphere to form the sulfuric acid and nitric acid. The acids drop down with rain, making the rain acidic. This is called acid rain. Fourth is the deflection of ozone layer, in which the CFC is the major cause of ozone layer deflection. And fifth is the greenhouse effect, in which the sunlight is the essential source of energy, and during the sunlight clouds and gases reflect about one-fourth of the incoming solar radiation and absorb some of it, but almost half of incoming solar radiation falls on the Earth's surface, heating it, while a small proportion of reflected back Earth's surface re-emitted heat in the form of infrared radiation, but part of this does not escape into the space as atmospheric gases such as carbon dioxide, methane absorb a major fraction of it. ठीक है, इफेक्ट ऑन हेल्थ, इस एयर पोल्यूशन का हेल्थ पर क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो, सबसे पहले पॉइंट के अंदर बोला है कि ये जो एयर पोल्यूशन है ये क्या करता है, सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स करता है फॉर द लॉन्ग टर्म, लंबे समय तक सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स ये करता है। ठीक है, जैसे कि हार्ट डिजीज करेगा, लंग कैंसर करेगा, रेस्पिरेटरी डिजीज सांस लेने में जो बीमारियां होंगी, रेस्पिरेटरी डिजीजेस वो करेगा, जैसे कि एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा जैसी सांस लेने वाली बीमारियां करेगा। सेकेंड है कि जो एयर पोल्यूशन है वो लॉन्ग टर्म पे, लंबे टाइम के लिए लोगों के नर्व्स को डैमेज कर देगा, ब्रेन को डैमेज कर देगा, किडनीज को डैमेज कर सकता है, लीवर यानी कि यकृत को, लीवर को डैमेज कर सकता है, और डिफरेंट ऑर्गन्स को, बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है। एंड समटाइम्स कभी कभी ये बर्थ पे भी बर्थ डिफेक्ट भी कर सकता है, मतलब कि जो बच्चे पैदा होंगे वो भी डिफेक्टिव पैदा हो सकते हैं वजह से, एयर पोल्यूशन की वजह से। नेक्स्ट है थर्ड एसिडिक रेन, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया आपको कि NO2 और जो SO2 है ये वाटर के साथ मिलकर के क्या बना लेते हैं, एसिड, जैसे कि नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बना लेते हैं, और ये वाटर के साथ जो है रेन के साथ गिरते हैं, और इसी को क्या बोला जाता है, एसिडिक रेन बोला जाता है। और इस एसिडिक रेन की वजह से क्या हो रहा है, ताजमहल जैसा मॉन्यूमेंट जो है वो डैमेज हो रहा है, और पल्यूटेंट जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी जो गैसेज हैं, जब ये वाटर में प्रेजेंट वेपर्स के साथ रिएक्ट करती है
तो जो कि कहाँ प्रेजेंट है, एटमोस्फियर में प्रेजेंट है, तो क्या बना लेती है, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बना लेती है। और ये जो है ये एसिड जो है रेन के साथ, बारिश के साथ नीचे गिरते हैं और क्या बनाते हैं, एसिडिक रेन बनाते हैं, और इसी को क्या बोला जाता है, एसिड रेन बोला जाता है। फोर्थ है डिप्लेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के डिप्लेक्शन की अगर हम बात करें तो ओजोन लेयर के डिप्लेक्शन का एक मेजर कारण है क्या, सीएफसी गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, जो कि रेफ्रिजरेटर्स के अंदर, एसीज के अंदर यूज की जाती है। ठीक है। और फिफ्थ है आपके ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट ऐसा समझो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर ऐसे कांच के बने हुए घर होते हैं, इसके अंदर ना फसलें उगाई जाती हैं यहाँ पे। ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे ये सनलाइट होती है ना, तो सनलाइट इसके अंदर अंदर आ तो सकती है लेकिन बाहर निकल नहीं सकती, जिसकी वजह से अंदर का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से फसलें को पकने का जो समय है वो कम हो जाता है, आसानी से फसलों को यहाँ पे पकाया जा सकता है। इसी को क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि हमें पता है कि सनलाइट जो है, सूर्य से मिली जो रोशनी है, वो एनर्जी का एक एसेंशियल सोर्स होता है। तो जब सनलाइट जो है वो बादलों से और गैसेस से होकर के आती है, जब सनलाइट आती है तो उसका 1/4 जो रहती है वही आ पाती है टोटल सनलाइट का। बादलों की वजह से, गैसेस की वजह से ये क्या करते हैं, बादल और गैसेस सनलाइट को अब्जॉर्ब कर लेते हैं और इनकमिंग सोलर रेडिएशन का, आने वाली सोलर रेडिएशन का कुछ ही पार्ट, सॉरी हाफ पार्ट जो रहता है, सॉरी माय मिस्टेक, हाफ पार्ट जो रहता है वो अर्थ की सरफेस पर आकर के उसको हीट कर पाता है। उस हाफ का भी 1/4 से क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो पाता है, जिसकी वजह से 1/4 वहीं पर एटमोस्फेयर में ही रह जाता है। ठीक है। कुछ पोर्शन तो जो है वो रिफ्लेक्ट कर दिए जाते हैं वापस से, और कुछ पोर्शन जो है अर्थ पे रह जाते हैं। तो वो जो अर्थ पे रह जाते हैं वहां पे अर्थ की सरफेस से हीट को री इमिट करते हैं, निकालते हैं, किसकी फॉर्म में, इंफ्रारेड रेडिएशन की फॉर्म में। लेकिन does but the part of this does not escape into the space as atmospheric gases। लेकिन जैसे एटमोस्फेरिक गैसेस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जिसका जो कुछ फ्रैक्शन इसका एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, वो वहां से वापस से एस्केप नहीं कर पाती है, बाहर नहीं निकल पाती है, और क्या करती है, एटमोस्फेयर में प्रेजेंट होकर के ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से रेगुलरली जो अर्थ का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है, अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है। तो ये ऐसे ट्रेन दिखाया कि ये आपके फैक्ट्री से निकली हुई गैसेज है, NO2 और SO2, ये वाटर के साथ मिलेगी। ठीक है। और ये बादल में यहाँ पे वाटर के साथ मिलेगी और फिर एसिडिक रेन के फॉर्म में गिरेगी, और ये जाकर के नदियों में जाकर के नदियों को भी खराब करेंगी। और ये है ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसमें ये बताया कि सोलर रेडिएशन आई। ठीक है। ये रेडिएशन यहाँ पे आई है, कुछ यहाँ पे रुक जाएंगी, कुछ अल्ट्रावायलेट में रुक जाएंगी और कुछ अंदर आ पाएंगी। ये फर्स्ट आपके ओजोन लेयर है, ये एटमोस्फियर है और ये अर्थ है। तो इसके एटमोस्फियर में वो यहाँ पे आती है कुछ रेडिएशन, उसका 1/4 जो है रिफ्लेक्ट बैक हो पाता है, कुछ नहीं हो पाता है, वो यही रह जाता है, और वो क्या करता है, अर्थ को हीट अप कर देता है, गर्म कर देता है। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। अब एयर पोल्यूशन हो तो रहा है, लेकिन अब इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं। तो देखो, इसके लिए नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे मनाया जाता है 2 दिसंबर को, और ये रिसाइकलिंग पर कि कैसे चीज़ों को दोबारा से रिसाइकिल किया जा सकता है, कैसे एनर्जी को सेव किया जा सकता है, मिनिमाइज करें अगर हम व्हीकल के यूज़ को, और प्लास्टिक को ना कह दें, नो कह दें, तो हम क्या कर सकते हैं, नेचुरली पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं और हमारे अर्थ को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन के अंदर, फर्स्ट पॉइंट की स्मोक स्टेक्स ऑफ द थर्मल पावर प्लांट, smelters and other industries releases the particulate and gaseous air pollutant together with the harmless gases such as nitrogen and oxygen etc। ठीक है। थर्मल पावर प्लांट से निकला हुआ धुआं, शेल्टर से निकला हुआ धुआं और इंडस्ट्री से निकला हुआ स्मोक स्टेक यानी कि धुएं के बादल क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में पार्टिकुलेट और गैसियस एयर को एक साथ जो है रिलीज कर देते हैं एटमोस्फेयर के अंदर। तो यहाँ पे एटमोस्फेयर के अंदर क्या हो जाती है, हार्मफुल गैसेज होती हैं, जिन हार्मफुल गैसेज जैसे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ ये मिल जाते हैं। ठीक है।
तो इसके लिए क्या करना चाहिए, दीज पोल्यूटेंट मस्ट बी सेपरेट एंड फिल्टर्ड आउट बिफोर रिलीजिंग द हार्मफुल गैसेज इनटू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, इन हार्मफुल गैसेज को एटमॉस्फेयर में रिलीज करने से पहले इनको सेपरेट आउट कर लेना चाहिए, फिल्टर आउट कर लेना चाहिए। एंड देयर आर सेवरल वेज टू रिमूव द पार्टिकुलेट मैटर एंड द मोस्ट वाइडली यूज्ड आर स्क्रबिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग मेथड है, अलग अलग तरीके हैं जिससे पार्टिकुलेट मैटर को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। और यहाँ पे जो मोस्ट वाइडली सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला मेथड है वो क्या है, आपके स्क्रबर है। ठीक है, स्क्रबर होता है जिसके थ्रू छान करके हम पार्टिकुलेट मैटर को अलग कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, स्क्रबर को तो ऐसे समझ लो, स्क्रबर जो कि स्क्रब कर देगा, यानी कि आपके पार्टिकुलेट मैटर को अलग कर देगा और साफ हवा को अलग कर देगा। ठीक है, सेपरेटर भी बोल सकते हो आप इसको। जबकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटर है उसके अंदर ऐसे समझो कि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक सीविंग रहेगी जिसमें मान लो कि नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, अब आपके जो आपके एयर डस्ट पार्टिकल है या जो पार्टिकुलेट मैटर है, अगर उसके प्लस चार्ज है तो वो यहाँ पे आगे चिपक जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से फिर आगे एयर पास होगी और दूसरा प्लेट लगाएंगे जिसपे पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, और जैसे ही ये यहाँ पे आएगा तो जो भी नेगेटिव चार्ज वाले एक आपके पार्टिकल्स रहेंगे वो इससे आकर के चिपक जाएंगे। तो यहाँ इन दोनों से गुजरने के बाद जो एयर आएगी उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज वाला, जिसपे पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी चार्ज प्रेजेंट हो, वो वाला यहाँ पे एयर नहीं होगी। और यहाँ पे इसको झाड़ करके अलग कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे, और इसी तरीके से यहाँ पे भी झाड़ करके कलेक्ट कर लेंगे। तो आप पार्टिकुलेट मैटर को सेपरेट कर सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर को यूज करके। So for the prevention of air pollution, many countries uses CNG and LPG for the vehicle or automobile. तो एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए, रोकने के लिए बहुत सारी कंट्रीज जो है व्हीकल्स के अंदर, गाड़ियों के अंदर क्या यूज कर रही है, सीएनजी यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और एलपीजी को यूज कर रही है। एलपीजी मतलब कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस को यूज कर रही है। ठीक है, तो ये हुआ आपने कंप्लीट एयर पोल्यूशन। ठीक है, थर्ड जो है अपने वो है नॉइज पोल्यूशन। नॉइज मतलब आवाज की वजह से जो पोल्यूशन हो रहा है, आवाज में शो, अगर बहुत ज्यादा आवाज है जो हमारे कानों के लिए हेल्दी नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, नॉइज पोल्यूशन। क्या है नॉइज पोल्यूशन? नॉइज इज अनडिजायर्ड हाई लेवल ऑफ साउंड वी हैव गॉट यूज्ड टू एसोसिएट लाउड sound with the pleasure and entertainment, not realizing that the noise causes psychological and physiological disorders in human. A brief exposure to extremely high sound, that is 150 dB and more, generated by takeoff of a jet plane or rocket may damage the eardrum, thus permanently imparting the hearing ability. ठीक है, नॉइज पोल्यूशन के लिए क्या कह रहे हैं कि नॉइज जो है ना, अगर एक लेवल से ज्यादा का साउंड है जो हमारे कानों के लिए अच्छा नहीं है, अनडिजायरेबल है, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉइज के अंदर कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये किसके साथ एसोसिएटेड है, ये तेज आवाज के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, कई बार हम बहुत तेज आवाज में जैसे डीजे चलाते हैं, है ना, बाजे बजाते हैं या हम हॉर्न देते हैं, तो ये क्या होते हैं, ये प्लीजरिंग साउंड नहीं है। ठीक है, तो हम कई बार प्लीजरिंग भी होते हैं, कई बार जैसे बाजे बजे वो डीजे वीजे बजाते हैं, पब वगैरह में बहुत फुल आवाज के अंदर गाने बजाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, हमको तब तो ये रियलाइज नहीं होता कि इनमें हमें बहुत मजा आ रहा होता है, हमें खुशी हो रही होती है, हम इंटरटेन हो रहे होते हैं, लेकिन हमें ये रियलाइज नहीं होता कि ये जो नॉइज है ना, ये हमारे ह्यूमंस के अंदर साइकोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली डिसऑर्डर्स कर रहा है, हमारे अंदर हमारी बॉडी को डिस्टर्ब कर रहा है। तो अगर आप एक एक्सट्रीमली हाई लेवल ऑफ वॉइस के एक्सपोजर में आते हैं, कितना 150 डिवाई या उससे ज़्यादा के साउंड के एक्सपोजर में आते हैं, जो कि जैसे कभी जब जेट प्लेन उड़ता है, टेक ऑफ करता है, तब जो आवाज़ निकलती है, जब रॉकेट उड़ता है, भेजा जाता है अंतरिक्ष में, तो उसकी वजह से जो आवाज़ होती है वो बहुत 150 डिवाइस से ज़्यादा होती है, और ये क्या कर सकती है, हमारे ईयर ड्रम्स को क्या कर सकती है, डैमेज कर सकती है, और परमानेंटली
परमानेंटली हियरिंग एबिलिटी को इम्पेयर्ड कर सकती है, परमानेंटली सुनने की जो क्षमता है उसको खत्म कर सकती है। ठीक है, तो इसलिए नॉइज पोल्यूशन भी काफी खतरनाक हो सकता है। अब नेक्स्ट है कि सोर्सेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन, किसकी वजह से होता है नॉइज पोल्यूशन। जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट रुकना। ठीक है, अब किस किस वजह से ये नॉइज पोल्यूशन हो सकता है, तो देखो फर्स्ट है कि नॉइज पोल्यूशन रेफर्स टू अ साउंड दैट इज अनोइंग, अ न्यूसेंस और अनडिजायर्ड फॉर द ईयर्स एंड दैट which can impart the activity and behavior of the animals and human life. The industries. Second, the industries include the noise from the various industries, big machines working at a very high speed and high noise intensity. Third is the noise pollution can come from the outdoor sources such as road traffic, jet planes, garbage trucks, construction equipment. And fourth is some of the main sources of noise is residential areas include loud sound, loud music, transportation, traffic, rail, airplanes, lawn care maintenance, construction, electrical generators, वाइन टरबाइंस एंड एक्सप्लोजन्स। ठीक है, नॉइज पोल्यूशन का क्या मतलब है, नॉइज पोल्यूशन का मतलब है कोई भी न्यूसेंस साउंड या कोई भी ऐसा साउंड जो कि हमारे ईयर्स के लिए, कानों के लिए अनडिजायरेबल है, उसको क्या बोलते हैं, उसको नॉइज पोल्यूशन बोलते हैं। करता है हमारे ह्यूमन लाइफ को और एनिमल की लाइफ को क्या करता है, उसको इम्पैक्ट करता है, उसकी एक्टिविटी को अफेक्ट करता है, उसके बिहेवियर को अफेक्ट करता है। और ये जो इंडस्ट्रियल सोर्सेज हैं इसके अंदर क्या आते हैं, आपके नॉइज आता है जो कि अलग अलग, जैसे अलग अलग इंडस्ट्रीज होती है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज होती है, उनसे बहुत ज़्यादा आवाज़ें निकलती हैं, उनसे बहुत ज़्यादा मशीन्स वहाँ पे काम कर रही होती है जो बहुत आवाज़ कर रही होती है, बहुत हाई स्पीड पे वो चलती है और बहुत ज़्यादा हाई नॉइज इंटेंसिटी, हाई इंटेंसिटी का नॉइज प्रोड्यूस करती है। ये जो नॉइज पोल्यूशन है कई बार घर के बाहर के सोर्सेज से, जैसे रोड के ट्रैफिक से हॉर्न बजाते रहते हैं, उससे जेट प्लेन से जब वो टेक ऑफ करता है, गार्बेज के जो कचरे के ट्रक आते हैं वो गाना बजाते हुए आते हैं, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जब हम कोई घर वगैरह बना रहे होते हैं तो उसमें जो मशीनें काम कर रही होती हैं उनसे आते हैं। और कुछ जो मेजर सोर्स है नॉइज के वो है रेजिडेंशियल एरिया के अंदर, घरों के अंदर, जैसे कि घर में बहुत लाउड म्यूजिक बजा रहे हैं, जब ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो उसके अंदर ट्रैफिक हो रहा है, ट्रेन जब चलती है तो वो आवाज़ करती हुई चलती है, एयरप्लेन उड़ते हैं वो आवाज़ करते रहते हैं, जब हम लोन का टेक केयर करते हैं तो उसमें जो मशीन चलाते हैं लोन को साफ रखने के लिए वो आवाज़ करती है, कंस्ट्रक्शन यानी कि घर बनने में जब घर बनाते हैं तब आवाज़ होती है। ठीक है, जनरेटर चलाते हैं तो वो जनरेटर बहुत आवाज़ करता है, वाइंड की जो हवा की टरबाइंस चलाई जाती है वो टरबाइंस काफ़ी आवाज़ करती हैं। एक्सप्लोजन मतलब कि जैसे कोई धमाका होता है ना, कोई भी एक्सप्लोजन होता है तो उससे काफ़ी ज़्यादा खतरनाक आवाज़ें आती हैं। तो ये सब क्या होते हैं, नॉइज पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सेकेंड है इफेक्ट ऑन हेल्थ, इस नॉइज पोल्यूशन का हेल्थ पर क्या इफेक्ट है, तो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर ऑफ अ loud sound it can cause the noise induced hearing loss, that is NIHL. Second, it is also induce sleeping disorders due to listening of sound long term. Third, exposure to loud noise can also damage high blood, can also cause high blood pressure, heart disease and stress. Fourth, trouble communicating is the major problem due to the high loud music. Fifth, hearing system is also control our balance system, so high frequency sound can cause disturbance. And last, it can cause many brain related problems. ठीक है, क्या क्या इफेक्ट डालता है ये नॉइज हेल्थ के ऊपर, तो सबसे पहला है कि अगर आप लॉन्ग टर्म में एक्सपोजर के आते हैं लाउड नॉइज के, तो ये क्या करता है, ये NIHL करता है, यानी कि नॉइज इंड्यूस हियरिंग लॉस करता है। ज़्यादा आवाज़ सुनने की वजह से कानों की सुनने की कैपेसिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है। दूसरा होता है कि ये स्लीपिंग डिसऑर्डर्स करता है, यानी कि नींद आने में भी तकलीफ होती है जब आप बहुत ज़्यादा लाउड म्यूजिक को या लाउड वॉइस को बहुत लॉन्ग टर्म तक सुनते हैं तो नींद आने में भी दिक्कत होती है। थर्ड है कि अगर आप लाउड म्यूजिक के, लाउड नॉइज के बहुत टाइम में रहते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, आपको हार्ट रिलेटेड बीमारियां हो सकती है, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा। फोर्थ है अगर आप बहुत ज़्यादा लाउड म्यूजिक के अंदर रहते हैं तो आपको बात करने में भी दिक्कत आएगी। फिफ्थ है कि जो हियरिंग सिस्टम है आपका
ठीक है, वो भी आप हियरिंग सिस्टम का काम सिर्फ सुनना नहीं है, कानों का काम सिर्फ सुनना नहीं है, बैलेंस करना भी है। तो जब आपके कान ही खराब हो जाएंगे तो ना आप सुन पाओगे और ना आप बॉडी का बैलेंस कर पाओगे। तो अगर आप बहुत ज्यादा हाई फ्रिक्वेंसी का साउंड सुनते हो तो बैलेंसिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है। और लास्ट है कि ये ब्रेन रिलेटेड भी प्रॉब्लम कर सकता है, हमारे दिमागी बीमारियां भी कर सकता है। और नॉइज सिर्फ ज्यादा तेज आवाज सुन लेने से हमारा दिमाग का, मस्तिष्क का भी संतुलन बिगड़ सकता है। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ नॉइज पोल्यूशन। इस नॉइज पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करेंगे? तो देखो, बाय रिडक्शन ऑफ नॉइज इन आवर इंडस्ट्रीज कैन अफेक्ट बाय यूज ऑफ साउंड अब्सॉर्बेंट मटेरियल और बाय द मफलिंग नॉइज। Second, a man inserting an earplug in his ear can reduce the noise explosion. Fourth, permissible sound level of crackers and loudspeakers, timing after which loudspeaker cannot be played, etc. And fourth is the need to be enforced to protect ourselves from the noise pollution. नॉइज पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है कि जैसे इंडस्ट्री से जो नॉइज निकल रहा है उसको तो हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं कि आप इंडस्ट्री से निकलने वाले नॉइज जहाँ से निकल रहा है वहाँ पे साउंड अब्जॉर्बेंट मटेरियल लगा दो जो साउंड को अब्जॉर्ब कर लेगा, या मफलिंग नॉइज लगा दो जो कि साउंड को या तो डिस्ट्रॉय कर देगा या अब्जॉर्ब कर लेगा, उससे भी नॉइज पोल्यूशन कम होगा। सेकेंड है कि जो लोग हमेशा कानों में ईयर प्लग्स लगाए रहते हैं उनके भी हमेशा क्या होता है, डिस्टर्बेंस होता है, नॉइज डिस्टर्बेंस होता है। तो जो लोग कानों में ईयर प्लग लगाए रहते हैं तो उससे भी नॉइज डिस्टर्बेंस होता है, तो उसको रिड्यूस करके भी नॉइज के एक्सप्लोजन से बचा जा सकता है। थर्ड है कि एक परमिसेबल अमाउंट में अगर आप क्रैकर्स को, पटाखों को यूज करते हैं, उनका एक फिक्स अमाउंट कर दो कि भाई जैसे 10 बजे बाद मतलब एक इतने ही पटाखे चला सकते हो, उससे ज्यादा पटाखे नहीं चला सकते। लाउड एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आप लाउड स्पीकर्स को यूज नहीं कर सकते, है ना। तो उससे भी आपका जो साउंड के साथ जो नॉइज पोल्यूशन है वो कम हो जाएगा। और नॉइज पोल्यूशन से बचाने के लिए हमें अपने आप को बचाने के लिए काम करना चाहिए, इन्फोर्स करना चाहिए, तभी हम अपनी हियरिंग एबिलिटी, बैलेंसिंग एबिलिटी और ब्रेन एक्टिविटीज को बचा सकते हैं, कि हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए ही जरूरी है। तो इसी के साथ ये लेक्चर होता है यहाँ पे कंप्लीट। इसके अंदर हमने 3 मेजर पोल्यूशन को डिस्कस किया है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन। तो अभी इसमें कुछ और टॉपिक्स हमारे रिमेनिंग है जिसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर जहाँ पर हम कुछ और टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे सेकेंड यूनिट के। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।